डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमने अपना एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हम बात कर रहे हैं सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ये भी बात आपको समझाई थी कि जो सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें बेसिकली दो स्टेटमेंट्स होती हैं। एक तो उसमें होती है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी उसमें कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिलहाल अभी हम बात करने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के बारे में कि इनकम स्टेटमेंट बनती कैसे है, इनकम स्टेटमेंट होती क्या है, ये आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता दिया गया था। अब इनकम स्टेटमेंट बनती कैसे है वो समझ लेंगे हम यहाँ पर ज़रा सा। ठीक, तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है और इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमसे सवाल में ये कहा जाता है कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है, लेकिन हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करेंगे सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के बारे में। ठीक, अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले ज़रा कुछ बातें जहन में रख लीजिए कि इनकम स्टेटमेंट को बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं। ये मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में दिया था, लेकिन आज यहाँ पे तफसील से आपको बताता हूँ कि इनकम स्टेटमेंट बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट के स्टेप्स। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्या क्या स्टेप्स हैं ज़रा उन्हें समझते रहिएगा। पहला स्टेप, जो आपका पहला स्टेप है वो ये है कि आप सबसे पहले लिखेंगे इसमें रेवेन्यूज़, जो भी आपके रेवेन्यूज़ हैं। ठीक है, अब ये रेवेन्यूज़ कैसे आते हैं ये भी मैंने आपको लिखवाया था कि रेवेन्यूज़ हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, रेवेन्यूज़ कैसे लिखते हैं आप अपनी सेल्स में से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को, या सेल्स रिटर्न का ही एक और नाम है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न कहें या रिटर्न इनवर्ड कहें, एक ही बात है। ठीक है, ये होगा आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका क्या होगा? दूसरा स्टेप होता है आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है ये भी मैंने आपको बताया था कि आप इसमें लिखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हमने एक लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था, खैर अभी हम दोबारा पढ़ लेंगे। तीसरा जो आपका स्टेप होता है इसमें वो होता है आपके पास अदर इनकम। कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा आमदनी हुई है अगर, तो वो आप यहाँ पे शामिल करेंगे। अब इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, जो भी रिसीव किया आपने वो सब इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा अदर इनकम के अंदर। ठीक, उसके बाद फोर्थ स्टेप आपका क्या होता है, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप आपके पास होता है एक्सपेंसेस। जितने भी आपके कारोबार के एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी, वो सब आप यहाँ पर शामिल कर लेंगे। फिफ्थ स्टेप क्या होता है आपके पास? फिफ्थ स्टेप आपके पास होता है फाइनेंशियल चार्जेस। ये फाइनेंशियल चार्जेस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है बेसिकली ये वो यहाँ पर आप इसे शामिल करते हैं फाइनेंशियल चार्जेस के तौर पर। ठीक, अच्छा, उसके बाद छठा स्टेप आपके पास क्या होता है वो होता है इनकम टैक्स एक्सपेंस। ठीक, तो ये 6 स्टेप्स पर जो है वह आपकी इनकम स्टेटमेंट बेस करती है। हम इन 6 स्टेप्स को जहन में रखते हुए अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे और कौन से स्टेप्स आज नहीं है। हो सकता है कि आपके पास सारा डाटा मौजूद ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर आप शायद टैक्स ना देते हो सकता है भैया आपकी इनकम इतनी नहीं हो कि आपको टैक्स देना पड़े, तो टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास नहीं, कोई अदर इनकम आपके पास नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा आमदनी भी हुई हो। तो इनमें से जो चीज़ें भी आपके पास होंगी आप उन्हें यूज़ करते हुए अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो हम उसे स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाने की तरफ। ओके जी, तो मेरा पहला स्टेप है कि मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले स्टेप में मैं अपने शामिल करूंगा अपनी रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ कैसे आएंगे? जो भी आपकी सेल्स होगी उसमें से आप माइनस कर देंगे अपनी सेल्स रिटर्न को। क्यों कर देंगे सर, क्या वजह, वो भी हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ, मुझे शायद और ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा और हुई। ठीक है जी, बस 2 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इसको सही कर लूँ अपने मुताबिक और फिर हम इसको लेके चलते हैं। चलो जी, तो इनकम स्टेटमेंट के लिए पहला स्टेप है कि मुझे चाहिए रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ मतलब मेरी आमदनी, और आमदनी के लिए मुझे चाहिए सेल्स रेवेन्यू, या सिर्फ रेवेन्यू के नाम से भी हो सकता है, और चाहिए सेल्स रिटर्न। 2 चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है रेवेन्यूज़। ये रेवेन्यूज़ मतलब यही मेरी सेल्स, यानी मेरी जो आमदनी हुई है यही है मेरा रेवेन्यू। यहाँ पर सवाल में आज रेवेन्यू के नाम से, किसी सवाल में ये रेवेन्यूज़ के नाम से होगा, किसी सवाल में ये सेल्स के नाम से होगा, कुछ भी कहें, बेसिकली आपकी क्या है, आपकी इनकम है, यानी आपकी आमदनी। तो मुझे जो चाहिए सेल्स चाहिए, यानी मेरे रेवेन्यूज़ चाहिए, वो यहाँ पर आज रेवेन्यूज़ के नाम से, और क्या चाहिए, सेल्स रिटर्न चाहिए। तो ये 2 चीज़ें जो मुझे चाहिए वो दोनों चीज़ें फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मैं जो चीज़ें लेता जा रहा हूँ मैं उनको हाईलाइट करता जा रहा हूँ, तो ये 2 चीज़ें मुझे मिल गई हैं। अब इनको मैं सवाल में कैसे लिखूँगा आइए ज़रा वो समझ लीजिएगा।
तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखने जा रहा हूँ, सवाल में लफ्ज़ लिखा हुआ है रेवेन्यूज़ का, तो आप भी लिख दीजिएंगे यहाँ पर रेवेन्यूज़। इसे मैं यहाँ पर 1 2 3 3 कॉलम समझ लीजिए। अच्छा, कौन से कॉलम में लिखना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी लिखने को समझिएगा, यानी अभी कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए, कॉलम पर ध्यान मत दीजिए। तो रेवेन्यू कितनी हुई है मेरी, आमदनी कितनी हुई है, 95,700 की मेरी जो है वो रेवेन्यूज़ है, यानी मेरी आमदनी है 95,700, ये मैंने यहाँ पर लिखा। कैसे आमदनी हुई कि मैंने जो है वो माल बेचा, और माल बेचकर जो मुझे पैसा मिला, यानी जो मेरी आमदनी हुई है, भले उधार पे हो या कैश पे हो, जो भी है, लेकिन बहरहाल इतनी मेरी आमदनी हुई है, कितनी, 95,700 की मेरी आमदनी हुई है। ठीक है, यानी अपने कस्टमर्स को जो मैंने माल बेचा है वो 95,700 का मैंने जो है वो पूरे साल के दौरान मैंने माल बेचा है। अब जो माल मैंने बेचा, कस्टमर ने इसमें से 1000 को जो सामान है वो रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है कि कस्टमर को जो माल बेचा, कस्टमर ने वो माल लाकर मुझे वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। कस्टमर कह रहा है सर ये माल आपका ख़राब निकला, ठीक है सर, वापस हो गया। तो अगर कस्टमर मुझे 1000 रुपये का सामान वापस कर देता है तो क्या मेरी आमदनी 95,700 ही रहेगी? तो आपका जवाब होगा नहीं सर। अगर कस्टमर आपको माल लाकर वापस कर देता है तो सर इससे आपकी आमदनी जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा ही होगा ना? जी सर, इससे आपकी आमदनी कम हो जाएगी। तो अगर आमदनी कम हो जाएगी तो आप इसके नीचे कुछ ऐसे लिखेंगे, लेस, लेस, फिर आप इसके नीचे इसके साथ लिखेंगे सेल्स रिटर्न। कस्टमर ने आपको सेल्स रिटर्न कर दी, कितने की रिटर्न कर दी, 1000 की, तो ये 1000 आप यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी, और ब्रैकेट में शो करेंगे, माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो आप इसी लाइन में आगे लिख देंगे। माइनस कर लीजिए, अब आप खुद भी कर सकते हैं। 95,700 में से 1000 का सामान कस्टमर ने मुझे लाकर वापस कर दिया, ये मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। माइनस करने के बाद आंसर कितना बचता है, 94,700, यानी जो मेरी एक्चुअल आमदनी हुई है वो 94,700 की मेरी आमदनी। माल तो बेचा था 95,700 का, लेकिन कस्टमर ने 1000 का माल अगर वापस कर दिया तो मेरी जो आमदनी बनती है वो बनती है 94,700 की। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले तो देख लीजिए क्या आपके सवाल में कहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो इसका जवाब है नहीं सर। अच्छे तरीके से देख लीजिए, मैंने देख लिया, आप भी देख लीजिए, आपको भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का वर्ड नहीं मिलेगा। तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी, अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ ऐसे ही अपनी आसानी के लिए यहाँ पर एक हेडिंग डालता हूँ, लेस। ठीक है, लेस के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट, नहीं इसके इतनी दूर करके नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं इसी के साथ लिख देता हूँ लेस, लेस, बल्कि यही लिख देता हूँ, सॉरी माजरत चाहता हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैं कंफ्यूज हो गया था कि मतलब कैसे लिखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो दूसरा स्टेप है मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स बेसिकली आती कैसे है। ठीक है, ओके, आज हम बात करेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कैसे लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक, सबसे पहले मुझे चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का ये देखिए लिखी हुई इन्वेंट्री 1 जून 2008, 1 जून है ना? ठीक है, तो 1 जून को जो भी इन्वेंट्री होगी मेरी वो कौन सी इन्वेंट्री कहलाएगी, मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आप नीचे पढ़ेंगे, द इन्वेंट्री एट 31st में, 31st में यानी कि एंडिंग यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही। फिलहाल 2 चीज़ें मिल गई मुझे। फॉर्मूले के मुताबिक मुझे चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आपको मालूम करनी है तो सबसे पहले आपको चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री। तो मैं भी यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, और से समझते जाइएगा भाई क्या लिखना है, मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री लिखना है। तो मैं भी यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ अभी अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिख देता हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसे मैं लिखता हूँ यहाँ बीच वाले कॉलम में। ये सर आपको कैसे पता चल रहा है कौन सी चीज़ बीच वाले कॉलम में लिखनी है, कौन सी आखिर में? मैंने कहा इस मसले पे फिलहाल आप टाइम ज़ाया ना करें, ये हम बिल्कुल आखिर में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री भाई कितनी थी, भूल गया मैं। ओपनिंग इन्वेंट्री इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ, $7,100, ये है मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर $7,100। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला कहता है कि आप इसमें ऐड कर दीजिए अपनी परचेजेस को, जो माल आपने और ख़रीदा वो आप इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। बट सिंपल सी बात है, लॉजिकली बात है, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि मेरे पास पहले से माल रखा हुआ है $7,100 का। मुझे लगा ये माल बहुत कम पड़ेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब पहले से जो माल रखा हुआ है, मुझे लगा ये माल बहुत कम पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो और माल ख़रीद लेते हैं। अगर मैं और माल ख़रीद लूँगा तो मेरे पास माल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो वो इसमें क्या हो जाना चाहिए सर, ऐड हो जाना चाहिए। तो इसके नीचे हम लिखेंगे ऐड। ठीक है, ऐड, और फिर लिखेंगे इसके आगे परचेजेस। जो माल हमने ख़रीदा है वो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने कितने का माल ख़रीदा है, आइए ज़रा देखते हैं।
परचेजेस, आपने $65,000 का मज़ीद माल परचेज़ किया। पहले से $7,100 का रखा हुआ था, आपने 65,000 का और माल खरीद लिया, तो आपके पास माल बढ़ जाएगा। इसे हम इसमें क्या करने वाले हैं, अभी ऐड करने वाले हैं, अभी करेंगे नहीं, बाद में करेंगे। तो $65,000 का हमने मज़ीद माल परचेज, 65,000 ही था ना, हाँ जी, ठीक है। अब ये जो माल हमने ख़रीदा है $65,000 का, इसको ख़रीदने के लिए हमने इस पर किराया भी दिया क्या या नहीं दिया, और से देख लेंगे सर, देख लेते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी होता है, कैरेज इनवर्ड भी होता है। फिलहाल बात है यहाँ पर कैरेज इनवर्ड की। कैरेज इनवर्ड से यहाँ पर मुराद ये है कि जो भी माल आपने ख़रीदा है उसे अपने कारोबार में इन करने के लिए, इन लाने के लिए आपने उस पर जो है वो किराया दिया है। तो ये है बेसिकली आपके पास कैरेज इनवर्ड, ठीक है जी। अगर ये कैरेज इनवर्ड है तो जो माल हमने ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है हमने, $65,000 का, और अगर उस पर हम किराया भी देते हैं $1,500, तो ये बात हमने डिस्कस की थी कि किराया देने से माल की कीमत क्या हो जाएगी, सर बढ़ जाएगी। तो ये माल अब मुझे $65,000 का नहीं पड़ेगा, बल्कि 15 अगर इस पर किराया दिया तो 1500 किराया देने के बाद इस माल की कीमत क्या हो जाएगी, मेरे लिए सर बढ़ जाएगी। तो ये किराया आप इसी कीमत में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब लिखना कैसे, किस में ऐड कर रहे हैं, ये गौर से समझिएगा भाई। यहाँ पर ये आप परचेजेस में ऐड कर रहे हैं, तो परचेजेस के नीचे आकर आप लिखेंगे ऐड कैरेज इनवर्ड, जिसमें ऐड कर रहे हैं उसके नीचे आकर लिखेंगे, ठीक है, ऐड कैरेज इनवर्ड। कितना किराया आप इसमें ऐड कर रहे हैं, भूल गया मैं, 1500, ठीक है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1500 आप जो है किराया इसमें ऐड करने वाले, तो ये इसमें मैं आकर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या कीमत आती है मेरे पास। तो ये माल मुझे पड़ गया $66,500 का, किराया देने के बाद ये माल मुझे पड़ जाता है $66,500 का, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो माल मैंने ख़रीदा है, हो सकता है कि इसमें से कुछ माल ख़राब भी निकला हो, चेक कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ परचेज रिटर्न $500। जो माल मैं ख़रीद कर लेकर आया, परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद मैंने देखा कि उसमें से $500 का माल जो है वो ख़राब निकला, वो मैंने दुकानदार को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जो माल ख़रीदा था वही माल मैंने दुकानदार को रिटर्न कर दिया। अगर ख़रीदा हुआ माल मैं रिटर्न कर देता हूँ दुकानदार को, तो इससे क्या होगा सर, इससे जो माल आपने ख़रीदा था वो माल आपके पास कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसमें से मुझे क्या करना है, लेस करना है। जिसमें से लेस करना है, परचेज में से लेस करना है, तो मैं इसे इसी के नीचे यानी यहाँ पर ही लिखूँगा, लेस परचेज रिटर्न। जगह कम हो गई है, ठीक है, इसको थोड़ी सी मैं जगह बना लूँ, ये बन जाएगी जगह इंशाल्लाह। परचेज रिटर्न, कितने का माल वापस किया मैंने, $500 का मैंने सामान वापस कर दिया, ठीक है। तो परचेज से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन मैंने की है वो परचेज के साथ ही, परचेज की लाइन में रखते हुए उसे मैंने जो है वो यहाँ पर लिखा है, ठीक है जी। तो भाई कहानी समझ में आई आपको, क्या समझ में आया कि सर हमारे पास जो परचेज थी वो परचेज कितनी थी हमारे पास, $65,000 की। फिर हमने उस पर किराया दिया $1,500 का, किराया देने से माल की कीमत बढ़ गई, तो वो हमने उसमें ऐड कर दिया। फिर जो सामान हमने वापस किया वो हमने सामान की कीमत में से क्या कर दिया, लेस कर दिया। लेस करने के बाद अब जो मुझे परचेज पड़ती, ये इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, अभी जहन में रखिएगा। अभी इसमें से आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये सामान मुझे कितने का पड़ जाता है सर, ये सामान आपको पड़ जाएगा $66,000 का। ये सामान आपको पड़ गया $66,000 का। जो माल मैंने ख़रीदा था $65,000 का, 1,500 किराया दिया, 500 का माल वापस किया, अब यही सामान मुझे पड़ता है $66,000 का, ठीक है। ये मैंने लिखा यहाँ पर। पहले से सामान कितना रखा हुआ है सर, पहले से आपके पास सामान रखा हुआ है $7,100 का। अभी कितना ख़रीदा सर, अभी आपने ख़रीदा $66,000 का। तो ये पुराना माल है, ये नया माल है, दोनों आपके पास रखा हुआ है। अगर ये दोनों माल आपके पास रखा हुआ है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो सर आपके पास सामान रखा हुआ है टोटल $73,100 का। किस लिए, बेचने के लिए। इसे हम नाम दे सकते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर आपके पास टोटल $73,100 का माल मौजूद है, पुराना और नया मिलाकर। किस लिए अवेलेबल है, बेचने के लिए मौजूद है, ठीक है। अब दो चीज़ें मैंने लिख दी, हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमने दो चीज़ें लिख दी, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी और जो भी मैंने परचेज की थी नेट बिल्कुल फाइनल, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। दो चीज़ें लिख दी। अब फॉर्मूला कहता है कि इसमें से आप माइनस कर दीजिए किसको, क्लोजिंग इन्वेंट्री को। क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ है, ये लिखी हुई क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है भाई, आ जाते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 7,600। पहले लेस कर देता हूँ, फिर इसके लॉजिक समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ लेस, क्या लेस करने जा रहे हैं हम, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम इसमें से लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हम यहाँ से लेस करने जा रहे हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई सवाल में, भूल गया, $7,600। ये आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, ठीक। चलो
अब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री में यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, क्यों माइनस कर रहे हैं सर, वजह भी बता दीजिए। आइए वजह भी समझ लेते हैं हम इसकी। वजह ये है कि भाई मेरे पास जो टोटल माल था वो कितने का माल था, $73,100 का मेरे पास टोटल माल मौजूद था। लेकिन अब इसमें से जब मैंने आखिरी दिन अपना माल चेक किया ना भाई, बिल्कुल आखिरी दिन, तो पता चला कि साल के आखिर में मेरे पास माल रखा हुआ है कितने का, $7,600 का माल मेरे पास एंड में अभी भी मौजूद है। ये रखा हुआ माल है, इन्वेंट्री का मतलब जो रखा हुआ है। तो मेरे पास तो सर $73,100 का माल था पूरे साल में, और अब अगर इसमें से सिर्फ 7,600 का माल मेरे पास अभी साल के आखिर में है, तो सर बाकी का माल कहाँ गया। जिसका मतलब है कि सर बाकी का माल हमने बेच दिया, क्योंकि ये माल था किस लिए, बेचने के लिए था। तो अगर सिर्फ 7,600 का मेरे पास माल मौजूद है, तो बाकी इसमें से जो बाकी सामान था सर आपने वो लाजमी तौर पर बेच दिया होगा। कितने का माल बेच दिया होगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। आइए माइनस कर लेते हैं भाई, इन दोनों को माइनस करके मेरे पास आंसर आता है $65,500 का। यानी मैंने जो है वो $65,500 का माल क्या कर दिया, बेच दिया। ये क्या मालूम किया सर, आपने ओपनिंग इन्वेंट्री में लिखा परचेजेस को और लेस किया आपने इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो जब ये तीन काम कर लेते, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये जो आंसर आया आपके पास 65,500, बेसिकली ये आपकी क्या गई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। इसे मैं माइनस में लिखने जा रहा हूँ, क्यों लिखने जा रहा हूँ वो भी समझा देता हूँ अभी आपको। चलिए, जो माल मैंने बेचा है, सेल किया है, ये उसकी क्या आई है सर, ये आई है उसकी कॉस्ट। कॉस्ट कहते हैं कि सर ये उसकी असल कीमत है। यानी जो माल आपने कस्टमर को बेचा है, जो माल आपने कस्टमर को बेचा है, उस माल की जो असल कीमत है, यानी जिस पर आपने उसे ख़रीदा था, उस माल की असल कीमत है $65,500। ठीक है जी। तो मैंने पूरे साल के दौरान 65,500 का माल अपनी दुकान से निकालकर कस्टमर को दिया है, बेचा है। क्या कस्टमर को भी इसी कीमत पर बेचा होगा, तो इसका जवाब है नहीं सर। तो कस्टमर को कितने में बेचा, तो बिल्कुल इसके ऊपर चले जाइए, आपको नजर आ जाएगा, ये रहा। कस्टमर को यही माल मैंने कितने में बेचा है, $94,700। रेवेन्यूज का मतलब ये है कि जिस कीमत पर आप कस्टमर को बेच रहे हैं प्रॉफिट के साथ, और कॉस्ट का मतलब ये है कि ये माल की वो कीमत है जिसमें प्रॉफिट शामिल नहीं है। यहां पर भी माल बेचने वाली कीमत, यानी माल को बेचने की बात की जा रही है, यहां पर भी माल बेचने की ही बात की जा रही है। बस इन दोनों पोर्शंस में फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो माल बेचा गया है इसमें प्रॉफिट भी शामिल है, और यहाँ पर वही माल जो बेचा गया है उसमें प्रॉफिट शामिल नहीं है, यानी इसमें से प्रॉफिट गायब है। ठीक है जी। तो अगर मैंने $65,500 का माल टोटल बेचा है और कितने में बेचा है, 97,400 में बेचा है, तो सर आपने कम कीमत का माल ज़्यादा कीमत पर बेच दिया। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जब मैं कम कीमत का माल जब मैं ज़्यादा कीमत पर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आपका जवाब होगा सर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे मालूम करूं, दोनों को माइनस कर दीजिए। सामान की असल कीमत में से जिस कीमत पर बेचा उसे आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सर आपको आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा, जो कि मुझे पता चलता है $29,200। ये मुझे मेरा प्रॉफिट पता चलता है। ठीक है जी। तो मेरे मुताबिक जो मेरा प्रॉफिट आता है वो कितना आता है, 29,200। इस प्रॉफिट को हम क्या नाम देते हैं सर, इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का। इस प्रॉफिट को नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है रेवेन्यूज और कॉस्ट के दरमियान जो भी डिफरेंस है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यानी सिंपली माल बेचकर जो प्रॉफिट आएगा उसे हम कह देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। तो ये हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, रेवेन्यूज लिख दिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दिए। तो माल बेचने से सीधा सीधा जो हमें प्रॉफिट हुआ वो कितना प्रॉफिट हो गया, $29,200 का हमें प्रॉफिट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके भाई, अब ज़रा ऊपर चलते हैं। तो ऊपर चलने के बाद अब यहाँ पर है अदर इनकम। अगर आपके इस डाटा के अंदर कोई भी इनकम अगर मौजूद है तो वह आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। अगर कोई भी इनकम है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी रिसीव्ड, अगर आप सिंपली आसान लफ्ज़ों में रिसीव्ड या रिसीवेबल का वर्ड अगर है तो बस समझ जाइए कि वो आपकी कोई इनकम है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक एक्स्ट्रा आमदनी हुई, एक एक्स्ट्रा इनकम है ये आपकी। ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपकी क्या है, एक अदर इनकम है। इसके अलावा और कोई रिसीव्ड है नहीं जी, और कोई रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, ये इनकम नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल क्या है आपके लिए, एसेट है। तो और कोई आपके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, बस इकलौती इनकम है आपके पास। किस नाम से, ये डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। अच्छा, मैं फिलहाल आज आपको हेडिंग डाल के समझा रहा हूँ। पहला स्टेप था रेवेन्यूज, दूसरा स्टेप क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डाली। तीसरा स्टेप क्या है, मैं यहाँ पर लिख दूँ पहले, एड, सेड नहीं, एड। तीसरा स्टेप होता है अदर
इनकम। ठीक है जी, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम अगर आपके कारोबार में हुई है तो वो आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो हमारे कारोबार में एक एक्स्ट्रा इनकम हुई है, किस नाम से, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से, $400। ये मेरी एक एक्स्ट्रा आमदनी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शामिल कर लेता हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट कितने का मिला मुझे, $400 का मुझे डिस्काउंट मिला है। अब ज़रा खुद सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि आपको माल बेचकर कितना प्रॉफिट हुआ था। सर $29,200 का हमें सीधा सीधा माल बेचकर प्रॉफिट हो गया था। उसके अलावा $400 का आपको एक और प्रॉफिट हो गया, एक और आमदनी हो गई, डिस्काउंट आपको मिला। तो अगर आपको कहीं और से भी एक एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो ये आप इसमें क्या कर देंगे, सर हम इसे ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया हमने, ऐड करने के बाद ये बन जाते हैं $29,600। ठीक है जी, तो मेरे कारोबार से जो यानी माल बेचकर जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो 29,200। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मुझे मिला है उससे जो मुझे आमदनी हुई वो $400 की। इस हिसाब से $29,600 का मेरे पास अब तक का प्रॉफिट मौजूद है। ठीक है जी, तो ये 3 स्टेप्स हमारे पास हो गए। अब चलते हैं अगले स्टेप पर जो कि है एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस जो आपने पे किया, और जाहिर सी बात है सर कारोबार करेंगे तो खर्चा तो होगा। अब खर्चा जब होगा तो आप यहाँ पर कुछ ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ लेस एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस हैं, अब वो तमाम एक्सपेंसेस मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास एक्सपेंसेस कौन कौन से यहाँ पर मौजूद हैं। आइए ढूंढते हैं वन बाय वन और लिखते भी चले जाते हैं। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया है, मिला नहीं, आपने डिस्काउंट दिया है। जब आप किसी को डिस्काउंट देंगे तो आपको नुकसान होगा, नुकसान होगा तो ये आपके लिए क्या है, सर ये हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है जी, ये आ गया मेरा पहला एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड $900। तो मैं यहाँ पर शामिल करता हूँ डिस्काउंट अलाउड $900। ठीक, वापस चलते हैं ऊपर और देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड के बाद है वेजेस। आपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दी है $11,200। वेजेस क्या है, सर ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। आ जाइए लिख दीजिए, वेजेस कितना है, $11,200। तो यहाँ लिखते हैं हम वेजेस $11,200। ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई और आगे आ जाते हैं। उसके बाद है जर्नल एक्सपेंसेस $2,800। इसके तो नाम में लिखा हुआ है सर एक्सपेंसेस है, और हमें चाहिए भी अपने एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस कितने, $2,800। चले जी, जर्नल एक्सपेंसेस $2,800। वापस चलते हैं ऊपर। अब जो बता रहा हूँ समझिएगा, लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स। आपने अपनी प्रॉपर्टी पर टैक्स दिया है $600 का। जो भी आपके पास प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पर लिखा है प्रीमिसेस, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उस पर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया $600 का। ये क्या है, सर ये भी एक्सपेंस है। लेकिन सर ये तो आपने आखिर में लिखवाया, इसे हमें आखिर में लिखना है। नहीं जी, प्रॉपर्टी टैक्स अलग है और इनकम टैक्स अलग है। अगर इनकम टैक्स है तो वो हमें लास्ट में लिखना है, लेकिन अगर इनकम टैक्स के अलावा कोई और टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है या कोई और टैक्स है, तो वो आप अपने सारे एक्सपेंसेस के साथ ही शामिल करेंगे। तो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर इसके साथ ही शामिल किया जाएगा। लिख दीजिए प्रॉपर्टी टैक्स। पैसे भूल गया मैं इसके, प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे थे $600। ठीक, तो बस जी, और देखते हैं कोई एक्सपेंस और है क्या। लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया है, लोन पे अगर इंटरेस्ट देते हैं तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन ऐसे हम बाद में लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर आप पढ़कर देखेंगे, प्रीमिसेस एसेट है, फिक्सचर इक्विपमेंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, बैंक और कैश एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी है, कैपिटल ड्राइंग ओनर्स इक्विटी। इट मीन्स के आगे इसके अलावा और कोई एक्सपेंस मौजूद नहीं, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अपने तमाम एक्सपेंसेस का कर लेंगे टोटल। ठीक है, ये सारे आपके एक्सपेंसेस है, इसका टोटल कर लूँ मैं और इसी के आगे लिख दूँ, तो इनका टोटल बनता है $15,500। यानी मैंने जो एक्सपेंसेस किए टोटल वो कितना है, $15,500। इसे आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस में। माइनस में क्यों लिख रहे हैं सर, सिंपल सी बात है, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ था पहले, $29,600 का सर आपको प्रॉफिट हुआ था। अब इस प्रॉफिट में से ही आप अपने कारोबार के एक्सपेंसेस भी पे करेंगे। कितने खर्चे हुए हैं, $15,500 के सर आपके खर्चे भी हुए। तो जब ये खर्चे दूंगा तो इन खर्चों की वजह से मेरा जो ये प्रॉफिट है ये क्या हो जाएगा, सर ये आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इसमें से आप इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसीलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिखा है, यानी माइनस कर रहे हैं। तो मुझे प्रॉफिट होता है $14,100 का। ठीक है, मुझे प्रॉफिट हो गया $14,100 का। इसे हम नाम देते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इसे हमने नाम दिया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं इसे। मैं दोनों बातें लिख देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
वहीं प्रॉफिट की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक ही बात है। कितने का प्रॉफिट हुआ? $14,100 का मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, कहाँ तक हमने कर लिया? रेवेन्यूज लिख लिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर इनकम, एक्सपेंसेस। अब बारी है फाइनेंशियल चार्जेस। फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर आपने कोई लोन लिया है किसी से भी, बैंक से, पब्लिक से, कहीं से भी आपने अगर लोन लिया है और उस लोन पर अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो कहलाता है आपका फाइनेंशियल चार्जेस। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट का जो भी खर्चा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल चार्जेस कहलाएगा। तो क्या यहाँ पर इंटरेस्ट का खर्चा है? बिल्कुल है सर। लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया है $500 का। ये जो आपने लोन लिया था $10,000 का, इस पर आपने अलग से इंटरेस्ट अपनी जेब से पे किया। तो जब हम इंटरेस्ट अपनी जेब से देंगे तो ये हमारे लिए क्या है सर? ये एक्सपेंस है, लेकिन इसे हम अलग से शो करते हैं। इसे आप किस नाम से शो करते हैं? फाइनेंशियल चार्जेस है। अच्छा, ये भी क्या है मेरे लिए? सर ये भी आपके लिए एक्सपेंस ही है। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। और जब एक्सपेंस है तो एक्सपेंस से जो मेरा ये प्रॉफिट है, जब मैं कारोबार के एक्सपेंस को इसमें से ही पे करूंगा तो मेरा ये प्रॉफिट मजीद क्या हो जाएगा? सर आपका ये प्रॉफिट मजीद कम हो जाएगा। जब मजीद कम हो जाएगा तो आप इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लेस लोन इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है, लोन इंटरेस्ट आप यहाँ से लेस कर देंगे। पैसा मैं भूल गया, कितना था इसका पैसा? $500। ये आप यहाँ से माइनस कर देंगे $500 को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसको माइनस करके जो आंसर आता है उसे फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। $13,600 मेरे पास आंसर आता है। इसे मैं नाम बाद में दूंगा। अब चलते हैं आखिरी स्टेप पर। क्या हमारे सवाल में इनकम टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं सर। पूरा सवाल पढ़कर देख लीजिए। प्रॉपर्टी टैक्स है बट इनकम टैक्स एक्सपेंस कहीं पर भी मौजूद नहीं है। इनकम टैक्स कब पे करते हैं? जब आपके कारोबार का पूरा प्रॉफिट आ जाता है। जैसे यहाँ तक आ गया, कितना प्रॉफिट आया? 13,600। इसके बाद इस पर जो वो टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये हमारे पास फिलहाल प्रॉफिट आया और सवाल में हमारे पास कोई इनकम टैक्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब यही हमारा फाइनल प्रॉफिट है। मैंने आपसे क्या कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सवाल में सारे स्टेप्स मौजूद हो सकता है अदर इनकम ना हो सकता है फाइनेंशियल चार्जेस ना हो, जैसा कि आज के सवाल में इनकम टैक्स नहीं है। तो अगर कोई स्टेप नहीं है तो आप उसे स्किप कर देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाजमी होंगी, जैसे रेवेन्यूज़ लाजमी है, और अगर बेचने वाला कारोबार है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लाजमी है, और एक्सपेंसेस भी लाजमी है। ये तीन चीज़ें तो लाजमी है। बाकी अदर इनकम कभी है कभी नहीं है, फाइनेंशियल चार्जेस कभी है कभी नहीं है, इनकम टैक्स कभी है कभी नहीं है। तो जो चीज़ें हैं उसे यूज़ कीजिए और अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कीजिए। तो फिलहाल आज के सवाल के मुताबिक यही हमारा जो है फाइनल प्रॉफिट है। और फाइनल प्रॉफिट को हमने पिछली क्लास में भी एक नाम दिया था, इसे हम नाम देते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने का पैटर्न आज हमने यहाँ पर समझा है। अच्छा जी, अब इसमें एक मसला आपके दिमाग में अभी भी बरकरार रह गया, ये सर ये आपने कभी यहाँ लिखा, कभी यहाँ लिखा, कभी यहाँ लिखा, ये कैसे पता चला आपको? ये भी बता दीजिए। आइए ज़रा समझिए। आपके टोटल कितने स्टेप्स हैं? ये आपके 6 स्टेप्स हैं। इनके जो आंसर्स हैं ना वो लिखेंगे आप ये लास्ट वाले कॉलम में। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर अपनी समझ के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये लास्ट वाला जो कॉलम है दिस इज़ फॉर आंसर्स। ठीक है, ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये आंसर्स के लिए। कैसे? आइए चेक करते हैं। कितने स्टेप हैं सर? 6। पहला स्टेप है रेवेन्यू। रेवेन्यू का जब आंसर आ जाएगा, इनको माइनस करके रेवेन्यू का आंसर आएगा। इनको माइनस करके जब आंसर आ जाएगा तो वो हमने लास्ट में लिखा। क्या ऐसा ही किया? जी हाँ, इन दोनों को माइनस करके जब आंसर आया तो वो हमने लास्ट में लिखा। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको सॉल्व करके जब आंसर आएगा तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर होगा, और वही आपने लास्ट कॉलम में लिखा। चेक कीजिए जी, ये पूरे को सॉल्व करके जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आई तो ये थी कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपने इसे लास्ट कॉलम में लिखा। ठीक है जी, इसके बाद ये हमने खुद कैलकुलेट किया, इन दोनों को माइनस करके ये हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था? अदर इनकम। कोई एक्स्ट्रा आपकी इनकम हुई है तो जी हाँ, एक ही हमारी इनकम थी, किस नाम से? डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से, वो हमने लास्ट कॉलम में लिखा। ठीक है जी, उसके बाद इनको सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व करके लिखा। उसके बाद अगला स्टेप क्या था? एक्सपेंसेस। जो भी आपके एक्सपेंसेस थे उनका जो टोटल आएगा वो आप लिखेंगे लास्ट कॉलम में। तो जब एक्सपेंसेस हमने लिखे, ये सारे एक्सपेंसेस थे, इनका जो टोटल आया वो हमने लिखा लास्ट कॉलम में। और उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, एक ही अमाउंट था, तो आपने इसका अमाउंट डायरेक्ट लिखा लास्ट कॉलम में। तो लास्ट कॉलम में बेसिकली आप क्या लिख रहे हैं? ये जो आपके स्टेप्स हैं 6 स्टेप्स, इनके जो भी आंसर्स होंगे वो आप लिखेंगे अपने लास्ट कॉलम में। ठीक, पहली बात। तो सर दूसरा कॉलम किसके लिए? ये बीच वाला कॉलम है, ये किस लिए? ये है बेसिकली इन आंसर्स की कैलकुलेशन के लिए। इन आंसर्स की जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे वो आप बीच वाले कॉलम में करेंगे। कैसे सर? आइए जरा समझेगा। ये पहला स्टेप था हमारे पास सेल्स रेवेन्यू, है ना? रेवेन्यू की जो कैलकुलेशन की, कैसे कैलकुलेशन की? रेवेन्यू में से सेल रिटर्न को आपने माइनस किया।
ये कैलकुलेशन आपने कहाँ शो की, बीच वाले कॉलम में। दूसरा स्टेप क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसकी कैलकुलेशन आपने कहाँ शो की, ये बीच वाले कॉलम में। कैसे, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही, एड परचेजेस, ये परचेज का आंसर ये रहा भाई, ये परचेज का आंसर नहीं है, ये तो बीसी कैलकुलेशन है, परचेज का आंसर ये रहा, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये था ना कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला। तीन चीजें थी, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपने कहाँ शो की है, बीच वाले इस कॉलम में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो कैलकुलेशन है वो बीच वाले कॉलम में। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव में कोई कैलकुलेशन नहीं थी, इसीलिए हमने बीच वाले कॉलम में कोई कैलकुलेशन नहीं की। अगला स्टेप था एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की जो भी कैलकुलेशन है वो आपने बीच वाले कॉलम में शो की और उसका आंसर आखिरी वाले कॉलम में लिखा। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं थी, डायरेक्ट आंसर था, इसीलिए आपने इसे आखिरी वाले कॉलम में लिखा। तो जो बीच वाला कॉलम है ये किस लिए है सर, हम इसमें इन आंसर्स की जो भी कैलकुलेशन होती है वो हम इस बीच वाले कॉलम में शो करते हैं। तो फर्स्ट वाला कॉलम किस लिए, फर्स्ट वाले कॉलम में सिर्फ एक चीज़ की कैलकुलेशन शो करते हैं और वो है परचेजेस। सिर्फ परचेज से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है फर्स्ट वाले कॉलम में सिर्फ वही शो की जाएगी। आप चेक कर लीजिए, इसमें और कुछ भी नहीं आया। आपने यहाँ परचेज लिखी, परचेज से रिलेटेड किराया लिखा, परचेज से रिलेटेड रिटर्न लिखी, तो परचेज से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होगी वो पहले कॉलम में। ठीक है जी। तो कॉलम का मसला भी मैंने हल करने की कोशिश की। आखिरी कॉलम में आपको आंसर्स लिखने, उसे पीछे वाले कॉलम में उन आंसर्स की कैलकुलेशन शो करनी है और फर्स्ट वाले कॉलम में सिर्फ परचेज की कैलकुलेशन शो करनी है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट ही समझेंगे। अगली क्लास में हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसको पहले अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो फिलहाल वो डिस्कस कर लेंगे और इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।